जय हिंद बच्चों, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मुकेश प्रजापति आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर की जो एग्ज़ाम्स होती है, जैसे SADO, RAO, ADA, PAT, CPAT, BHU एट्सेट्रा, ICRC, PAT, जितने भी टाइप की जो एग्रीकल्चर की कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती है, चाहे अलग अलग स्टेट्स की हो, सभी में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में अधिकतर पूछा जाता है। क्लियर? तो चले हम शुरू करते हैं। इसके पहले सब लोगों को जय हिंद। और हमारा ये क्लास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है, हाँ, आनुवंशिक कोड होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप की एग्जाम्स में जो है, डिफरेंट जो अलग अलग एग्जाम्स है उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिक कोड क्या होता है। तो ये जो थोड़ा जेनेटिक्स से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्लियर? इसके बारे में अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्लियर? जो जेनेटिक कोड होता है वो जेनेटिक कोड कैसा होता है। क्लियर? फिर बाकी मैं आपको जेनेटिक्स के बारे में पूरा यहाँ पर बता दूंगा। क्लियर? तो आपको बताना है जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड इज, आनुवंशिक कोड होता है। फर्स्ट सिंगलेट होता है, एकल होता है। सेकंड डबलेट होता है या द्विक होता है। थर्ड ट्रिपलेट होता है या त्रिक होता है। फोर्थ नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई। आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड, क्लियर, क्या होता है। क्लियर? इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो करते हैं, देखो, आनुवंशिक कोड जो होता है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। ये हमारे आशीष अहिरवार जी, इन्होंने भी सी बताया है। क्लियर? कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, जैसे आप देखते हो कि कई ऐसे जो खुफिया एजेंसी होती है वो कोडिंग डिकोडिंग का उपयोग करती है। मतलब कोड में इस चीज़ को ये बोलना है, जैसे आपने रीजनिंग या फिर जो सी सेट में ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं कि जैसे मान लो चाय को अगर इंग्लिश में ये बोलते हैं, क्लियर, तो कप को क्या कहेंगे। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन पढ़े हैं। तो ऐसे ही जो कोडिंग जो होती है वो हमारे शरीर में भी होती है। क्लियर? हमारे शरीर के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स वो दो होते हैं, DNA और RNA। क्लियर? तो जो DNA होता है, DNA तो भैया क्या करता है, पूरी की पूरी आपकी जो कैरेक्टर की फाइल है, जो लक्षणों की फाइल है, इस कैरेक्टर की, जैसे मान लो अपने माता पिता में जो कैरेक्टर थे वो पूरे के पूरे DNA की फाइल उठा के अपने अंदर लाके उसने रख दी है। किसने? DNA ने। तो मतलब आनुवंशिक गुणों का जो वाहक होता है, जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो गुण या जो कैरेक्टर्स हैं उनको ले जाने का काम करता है DNA। क्लियर? तो आनुवंशिकता की जो इकाई कहा जाता है वो जनरली DNA को कहा जाता है। लेकिन DNA जब सेकंड जनरेशन में जाता है तो फिर DNA का जो डबल स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, वो टूटता है और उससे बनता है, समय समय पर वो टूट कर क्या बनाते रहता है, RNA बनाते रहता है। और उस RNA क्या करता है, वो राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम को क्या करता है, वो कोड, जो DNA के अंदर जो कोड था उस कोड को ले जाकर राइबोसोम को दे देता है। क्लियर? तो RNA क्या हुआ, संदेश वाहक हुआ। मतलब DNA का संदेश किसके पास ले गया, वो RNA के राइबोसोम के पास ले गया और राइबोसोम को बोलता है कि भैया ये जो है DNA साहब ने ये आपको कोड दिया है, आप इसको डिकोड करके क्या बनाओ, प्रोटीन बनाओ। तो फिर राइबोसोम जो है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम क्या करता है, जो DNA ने वहां से जो संदेश भेजा है RNA के हाथ, उस हिसाब से ही क्या करता है, वो प्रोटीन बनाता है। क्लियर? ध्यान रखना। तो जो आनुवंशिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, वो हमेशा ध्यान रखना भैया, जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। तो जेनेटिक कोड कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है, PAT में पूछा है, CPAT में, BHU में। क्लियर? या आपका जो SADO, RAO, ADA, कई अलग अलग प्रकार की जो एग्रीकल्चर की कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें सब में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो जो जेनेटिक कोड होता है वो होता है ट्रिपलेट। क्लियर? अब इसको समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा DNA और RNA को समझना पड़ेगा। क्लियर? किसको समझना पड़ेगा? DNA और RNA को। तो ध्यान रखना कि जो हमारे शरीर के अंदर या फिर किसी भी जीव के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, क्लियर,
न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ होता है? तो जो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल होता है वो होता है केंद्रक के अंदर। क्लियर? कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर होता है। क्लियर? और इसका संबंध होता है आनुवांशिकी से। क्लियर? जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका संबंध किससे है? जेनेटिक्स से। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाना, ये डीएनए कर देता है, और दूसरी पीढ़ी में जाने के बाद राइबोसोम को बताना कि भैया ये वाली प्रोटीन बनाओ, ये टाइम आ गया इसका, इसके बाल सफ़ेद होने वाले हैं तो ये प्रोटीन चेंज करके ये वाली बनाओ, इसकी एज हो गई है। क्लियर? वो वाली प्रोटीन बनाने लग जाता है ना समझ? तो समय समय में जो शरीर में बदलाव आते हैं, अलग अलग प्रकार की जो प्रोटीन बनती है, एमिनो एसिड बनते हैं, वो किसके कारण बनते हैं? तो वो ये जेनेटिक कोड के कारण ही बनते हैं। तो पहले हमको समझना है डीएनए और आरएनए को। क्लियर? तो यहाँ हम शुरू करते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ी सी। कोई दिक्कत नहीं है, आपने देने की कोशिश की है, बहुत बड़ी बात होती है। हिम्मत जुटा के आंसर देना ही बहुत बड़ी बात है, वो भले ही गलत दो। क्लियर? तो पहले मैं आपको बताता हूं न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से समझना इसको, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जनरली जो होता है वो केंद्रक के अंदर होता है, और केंद्रक के अंदर भी अगर देखो तो मुख्य रूप से केंद्रिका और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर पाया जाता है। क्रोमोसोम पर जनरली डीएनए होता है, और जो केंद्रिका होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, क्लियर, उसके अंदर होता है आरएनए। केंद्रिका मुख्य रूप से आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है, इस चीज को ध्यान रखना। तो जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो होते हैं दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। इस चीज को ध्यान रखना भैया, डीएनए और आरएनए होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना कि डीएनए आरएनए तो है, क्लियर, साथ ही साथ ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं इनके वर्क भी ध्यान रखना। तो जो डीएनए होता है वो अलग अलग प्रकार का, 5 प्रकार का होता है। क्लियर? तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम डीएनए के बारे में समझते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए का जो निर्माण होता है वो 3 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 मॉलिक्यूल से होता है। कौन से 3 मॉलिक्यूल? तो एक मॉलिक्यूल तो जो होता है वो होता है डीऑक्सी रिबोज शर्करा। क्लियर? ये एक अणु इसका होता है। दूसरा जो अणु होता है, दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है फास्फोरिक अम्ल या एसिड, जिसको H3PO4 कहा जाता है, फास्फोरिक एसिड होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो थर्ड होता है वो होता है नाइट्रोजन बेस। क्लियर? क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है इसका एक अणु और नाइट्रोजन बेस का एक अणु। अब आप बोलोगे सर नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्यूरिन। क्लियर? क्यों? क्योंकि 2 नाइट्रोजन बेस ऐसे होते हैं जो सिंगल रिंग के होते हैं और 2 नाइट्रोजन बेस डबल रिंग के होते हैं, तो इसलिए इनको 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। क्लियर? तो एक तो होता है प्यूरिन। क्या होता है? प्यूरिन। एक प्यूरिन बेस होता है, और प्यूरिन बेस के अंदर होता है एडिनिन और ग्वानिन। क्लियर? दूसरा होता है पिरिमिडिन बेस, इसके अंदर होता है थाइमिन और साइटोसिन। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। कुल मिला के नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये 4 नाइट्रोजन बेस में से कोई सा एक नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सीराइबोज शर्करा मिलकर पहले बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? फिर जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल के एक अणु से मिलकर बनाता है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? और असंख्य न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही कहा जाता है डीएनए। क्लियर? पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही क्या कहा जाता है? डीएनए। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि डीएनए की इकाई क्या है। तो डीएनए किससे बना है? तो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड होता है, क्लियर, वो किससे बना होता है? वो न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन बेस आपके 4 हैं जिनको 2 वर्ग में बांटा है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर एडिनिन ग्वानिन होता है, और पिरिमिडिन बेस के अंदर थाइमिन और साइटोसिन होता है। क्लियर? टोटल जो डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्लियर?
इनके मिलने से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड का एक अणु बनता है और वो न्यूक्लियोटाइड के ऐसे जब असंख्य अणु बन जाते हैं, क्लियर, जैसे अगर एडिनिन छाड़ गया तो एडिनो न्यूक्लियोटाइड, क्लियर, अगर ग्वानिन गया तो ग्वानो न्यूक्लियोटाइड, क्लियर, थाइमिन गया तो थाइमिनो न्यूक्लियोटाइड और साइटोसिन गया तो साइटो न्यूक्लियोटाइड। ये इस प्रकार के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और ये सब न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रैंड बनाते हैं, क्लियर। और इसी श्रृंखला को कहा जाता है डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्लियर। तो डीएनए किसका बहुलक है, तो डीएनए जो बहुलक है वो है न्यूक्लियोटाइड का, क्लियर। ये सेंट्रल लेवल की एग्जाम में ज्यादा करके क्वेश्चन पूछा आता है कि डीएनए किसका बहुलक है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, क्लियर। तो इतना आपको क्लियर हो गया, ये डीएनए के बारे में हो गया। अब डीएनए के बारे में इतना अगर पढ़ा तो थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं कि भैया ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड अगर आप में से किसी ने देखा है तो ये इस प्रकार क्या होता है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है, क्लियर। ये डीएनए जो सामान्य रूप से होता है वो डबल स्ट्रैंड या दो धागों का बना होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी, क्लियर, जैसे ट्यूमर वायरस होता है तो उसके अंदर जो होता है वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड का भी होता है, इस चीज को ध्यान रखना। वैसे वायरस के अंदर मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ होता है आरएनए, क्लियर, जो कि पादप वायरस के अंदर पाया जाता है। तो ये जो है ये जैसे एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, फिर एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये इस क्रम में होते हैं। जस्ट एडिनिन जो होता है वो दूसरे साइड के थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन जो होता है वो किससे जुड़ता है, वो साइटोसिन से जुड़ता है, क्लियर। तो ए हमेशा टी से जुड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। 4 नाइट्रोजन बेस आपने पढ़े हैं ना, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, किसके अंदर, डीएनए के अंदर। तो एडिनिन थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से जुड़ता है, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना, बस यही से समझ में आएगा आपको जेनेटिक कोड होता क्या है, क्लियर। तो एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है, क्लियर, कितने, 2 हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है। फिर जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ता है। इस प्रकार ये एक एडिनो न्यूक्लियोटाइड है, ये ग्वानो न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये थाइमिनो न्यूक्लियोटाइड है, ये साइटो न्यूक्लियोटाइड है सब न्यूक्लियोटाइड। ये इधर की साइड के न्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला के, एक थ्रेड्स के, और ये दूसरे साइड के न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड की ये क्या है, डबल स्ट्रैंड संरचना होती है, क्लियर। तो इसी को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड या डीएनए, क्लियर। तो डीएनए के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं जिनसे बनता है जेनेटिक कोड, क्लियर, आया ना समझ में कैसे। तो ये क्लियर हो गया, एडिनिन थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के जुड़ने वाले, ये दोनों एक दूसरे के जुड़ने वाले हैं। अब अगर जैसे आपने बोला कि भैया जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, ट्रिक होता है। अब जैसे मान लो एक कोड है, इसको राइबोसोम के पास कौन ले जाएगा, आरएनए, और वहां जाके क्या होगा, उसका डिकोडिंग होगा। तो जैसे आपको बोल दिया ATC, ये ट्रिपलेट है, 3 नाइट्रोजन बेस है इस जेनेटिक कोड के अंदर। ये 3 कोई से भी हो सकते हैं, AGTC, इनमें से 3 नाइट्रोजन बेस कोई से भी, 3 न्यूक्लियोटाइड कोई से भी हो सकते हैं, क्लियर। तो जैसे आपको बोल दिया कि भैया एक जेनेटिक कोड आपका ATC है, तो बताओ इसका डिकोडिंग क्या होगा। तो डिकोडिंग आप निकाल सकते हो कैसे, जैसे एडिनिन है, एडिनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से, क्लियर। एडिनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है। तो आप A की जगह क्या लिख दोगे, T लिख दिया। फिर दूसरा देखो T किससे जुड़ता है, उल्टा, A T से जुड़ता है तो T A से जुड़ेगा, तो T की जगह क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, क्लियर। फिर जैसे C है तो C G C से जुड़ता है तो C G से जुड़ेगा, तो C की जगह क्या आ जाएगा, G, तो ये आपका हो गया G। तो जो कोड आपका है ATC, क्लियर, इसका डी कोड क्या हो गया, TAG, क्लियर, समझ में आया ना। इसी प्रकार ये जो कोड होते हैं, ये कोड कहाँ जाते हैं,
तो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड में जो कोड होते हैं, ये कोड आरएनए के थ्रू कहाँ जाते हैं। अब आरएनए कहाँ से बनेगा, तो भैया आरएनए डीएनए से ही बनता है। सेंट्रल डोग्मा में हो सकता है आपने पढ़ा हो एक दिशीय संचार, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना। क्लियर। तो ये जो डीएनए है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया जेनेटिक कोड लेके। अब ये कोड दूसरी पीढ़ी में जाके क्या होंगे, डीकोड होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डीएनए था ये क्या होगा भैया, टूट जाएगा अलग अलग। क्लियर। ये अलग अलग टूट गया मतलब इसके टूटने से क्या बन गया, अगली पीढ़ी में जाने के बाद ये डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो गए। तो अलग अलग स्ट्रैंड होने से यहाँ आप देखो ये दो अलग अलग स्ट्रैंड बन गए ना, एक ये धागा अलग हो गया, एक ये धागा अलग हो गया। बस यही क्या है, यही होता है आरएनए। क्लियर। तो डीएनए से किसका निर्माण हुआ, आरएनए का निर्माण होता है। बस अंतर यह है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। क्लियर। दोनों की यूनिट या इकाई क्या है, तो वो होती है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के भी न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए के टूटने से ही तो क्या बन रहा है, आरएनए। तो डीएनए के भी न्यूक्लियोटाइड यूनिट है और आरएनए की भी यूनिट जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड ही होती है। क्लियर। अब ये जो आरएनए है ये क्या करता है, ये संदेश पहुंचाने का काम करता है। तो ये आरएनए कहाँ जाएगा भैया, तो ये आरएनए केंद्रक से बाहर निकल के जाएगा और किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोम के पास जाएगा, ये मान लो ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम के पास जाके ये कोड देगा इसको, यहाँ से जो ये कोड लेके आया, जैसे AGTC ये इस टाइप से कोड लेके आया, ये कोड ले जाके राइबोसोम को देगा। राइबोसोम क्या करेगा, वहाँ जो कोड रहेगी, टोटल जो कोड बनते हैं वो 64 प्रकार के कोड बनते हैं। जैसे ट्रिपलेट आपके जो कोड बने हैं ना, तीन नाइट्रोजन बेस के कोड बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक बात ये भी ध्यान रखना, सबसे पहला जो खोजा गया कोड है वो है UU। आया ना समझ में, UU। अब आप बोलोगे सर यू कहाँ से आ गया, तो इधर आपने डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पढ़े थे, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो यही के यही होते हैं, बस ये जो थाइमिन होता है ये बदल जाता है और आरएनए में क्या आ जाता है, एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। बस ये अंतर हो गया। मतलब ये डीएनए और आरएनए में अंतर होता है कि डीएनए में थाइमिन बेस है और आरएनए में थाइमिन की जगह कौन सा बेस आ जाता है, वो आ जाता है यूरेसिल। क्लियर। तो इस प्रकार ये तीन के क्या बनते हैं, कोड बनते हैं। तो जैसे ये UU है। क्लियर। ये सबसे पहला खोजा गया जेनेटिक कोड है। क्लियर। तो यहाँ ये चीजें ध्यान रखना भैया। तो आपका जो ये न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं और मैंने आपको जहाँ तक कोशिश है आपको बताने की कोशिश की कि ये जो कोड होता है वो कैसे होता है। तो जेनेटिक कोड हमेशा कैसे होता है, वो होता है ट्रिपलेट। क्लियर। त्रिक होता है। क्लियर। तो आप सभी को समझ में आ गया। वैसे तो डीएनए आरएनए के बारे में बताने को काफ़ी कुछ है, लेकिन इतना अभी यहाँ ये क्वेश्चन के हिसाब से इतना पर्याप्त है। क्लियर। फिर आगे कुछ आएगा तो फिर मैं वहाँ आपको बताऊँगा। तो ये होता है ट्रिपलेट। तो जेनेटिक कोड हमेशा कैसे होता है, तो जेनेटिक कोड होता है हमेशा ट्रिपलेट। क्लियर। तो ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई है ये सब आप क्या करना, बिल्कुल नोटबुक में नोट करते जाना। इसमें से हर चीज़ क्या है, एक क्वेश्चन बनता है। क्लियर। अब कुछ चीज़ें और ध्यान रखना कि ये जो जेनेटिक कोड है, इस जेनेटिक कोड को खोजा था किसने। क्लियर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जेनेटिक कोड जो है उसको खोजा था किसने। तो आप में से कई लोग हैं जिनको अगर हो सकता है पता है, तो बताओ भैया जेनेटिक कोड नहीं पता है। ये चीज़ ध्यान रखना भैया, जेनेटिक कोड जो खोजा था वो 1961 में, 1961 में खोजा गया था, 1961 में। और इसको खोजा था नीरेन बर्ग और मैथाई। क्लियर। नीरेनबर्ग और मैथाई और एक और वैज्ञानिक थे, उसका नाम क्या था, हेनरिच। क्लियर। नीरेनबर्ग, हेनरिच व मैथाई, ये 3 लोगों ने मिलकर क्या किया था, सबसे पहले जेनेटिक कोड को खोजा था। और जेनेटिक कोड खोजकर सबसे पहला जो जेनेटिक कोड आपको ये बताया था कि भैया ये खोजा गया पहला कोड जो होता है वो है UU या यूरेसिल। इस चीज़ को ध्यान रखना। नीरेनबर्ग, हेनरिच और मैथाई, इन्होंने 1961 में जेनेटिक कोड की खोज की थी। क्लियर। तो फिर हरगोविंद खुराना ने क्या किया था,
तो भैया हरगोविंद खुराना भी इसी से संबंधित थे। और हरगोविंद खुराना ने क्या किया था कि सबसे पहले कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। इन्होंने क्या किया था, तो जो H.G. खुराना, क्लियर, H.G. खुराना, इनका काफी पूछा जाता है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। सबसे पहले कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने सबसे पहले कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया है। वो कृत्रिम जीन कौन सा था, टीआरएनए का था, जिसका नाम है एलेनिन। क्लियर, तो कृत्रिम जीन जो सबसे पहले खोजा गया था उसका नाम है एलेनिन। क्लियर, ये कृत्रिम जीन आर्टिफिशियल इन्होंने क्या किया था, एक जीन बनाया था जिसका नाम है एलेनिन। और वो कौन सा जीन था, तो वो टीआरएनए का जीन था। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखना भैया। हरगोविंद खुराना को इस कार्य के लिए क्या मिला है, तो इस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ ये चीज आपको पूछी जाती है। तो मैंने काफी हद तक आपको इसको क्लियर करने की कोशिश की है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन काफी हद तक। क्लियर, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आप लोग बताने की कोशिश करना। क्लियर, ये देखो, ये डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। क्लियर, तो डीएनए ये डबल स्ट्रैंड होता है, ये जो है ये जगह जगह क्या है, इसमें यूरेसिल होता है। तो ये आप देख लो, मैंने आपको बता दिया है। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ये। क्लियर, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूं। द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन इज, मीन्स साइटोकाइनिन का कार्य क्या है। क्लियर, तो साइटोकाइनिन का कार्य आपको बताना है। क्लियर, पहला कार्य है प्रोमोटिंग सेल डिवीजन, मीन्स कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना। दूसरा कार्य है इनहिबिटिंग सेल डिवीजन, मीन्स कोशिका विभाजन को हतोत्साहित करना, मतलब रोकना। क्लियर, फिर प्रोमोटिंग सेल इलोंगेशन, मीन्स कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना। ये लंब वृद्धि, वही लंबाई में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, मतलब कोशिका क्या हो, लंबाई में बढ़े। फिर इनहिबिटिंग सेल इलोंगेशन, मीन्स कोशिका की लंब वृद्धि को हतोत्साहित करना, मतलब लंबाई में वृद्धि को रोकना। अब आप में से फटाफट भैया इसका आंसर बताओ। क्लियर, आपके सामने जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताने की कोशिश करो। साइटोकाइनिन का कार्य बताना है आपको। तो साइटोकाइनिन का जो वर्क होता है वो कौन सा वर्क होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखो भैया, साइटोकाइनिन। अब यहाँ पर आप अगर, वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही इसको देखोगे तो कई लोगों को साइटो शब्द फट से समझ में आना चाहिए। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान, आया ना समझ में। साइटोलॉजी मीन्स कोशिका विज्ञान। और काइनिन का मतलब क्या होता है, आप बताओ। काइनिन का मतलब होता है तोड़ने वाला, विभाजित करने वाला। साइटो मीन्स कोशिका, काइनिन मीन्स विभाजित करने वाला। तो उसके नाम के अंदर ही उसका आंसर छिपा हुआ है। क्लियर, क्या आंसर है, साइटोकाइनिन मीन्स, साइटो मीन्स कोशिका, काइनिन मीन्स तोड़ने वाला। तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है उसका कार्य होता है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना, मतलब कोशिका विभाजन को बढ़ाना। क्लियर, प्रोमोटिंग द सेल डिवीजन। क्लियर, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होता है, नाम के अंदर ही छिपा है। कई चीजें तो ऐसी होती है बॉटनी के अंदर जिनमें कि आप अगर थोड़ा सा अगर नाम को, टेक्निकल नाम को समझने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर वहीं से निकल आता है। तो ये जो हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, इसका मेन काम होता है कोशिका विभाजन को बढ़ाना या कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना, प्रोमोटिंग द सेल डिवीजन। जो कोशिका विभाजन होता है इसको प्रोत्साहित करना, आया ना समझ में। दूसरा ये जो है इनहिबिटिंग द सेल डिवीजन, तो भैया ये चूंकि वृद्धि करने वाला हार्मोन है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो ये हतोत्साहित करना मतलब रोकना। क्लियर, ये रोकने का बोल रहा है, तो इसको हटा दो भैया, क्योंकि काइनिन वर्ड जुड़ा है। तो काइनिन वर्ड कहीं पर भी अगर जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है तोड़ना। क्लियर, ध्यान रखना। तो कोशिका विभाजन को हतोत्साहित करना, इसको हटा दो, ये गलत आंसर है। फिर प्रोमोटिंग सेल इलोगेशन। क्लियर,
कोशिका की लंब वृद्धि को प्रोत्साहित करना, सेल की जो लंबाई में वृद्धि होती है उसको प्रोत्साहित करना। तो लंबाई से वृद्धि को यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ काइनिन वर्ड है, और जहाँ पर काइनिन वर्ड हो उसका मतलब फट से समझ जाना कि तोड़ने वाला होता है। तो ये भी आपका आंसर नहीं आएगा। इनहिबिटिंग सेल इलोगेशन मीन्स जो सेल इलोगेशन है उसको, मतलब जो कोशिका की लंबाई है उसको कम करने के लिए या फिर उसको रोकने का कार्य करना। तो ये वाला भी आंसर आपका कैंसल। तो आपका जो आंसर आएगा वो है प्रोमोटिंग द सेल डिवीजन। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ये जो आंसर आया है वो ए वाला, तो ए वाला जिनने भी बोला है वो सब करेक्ट है। क्लियर? अब अगर आंसर के बाद में मैं आपको कुछ हार्मोन्स के बारे में बताता हूँ, और हार्मोन्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जनरली आपको अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखना भैया, पौधों के अंदर जो सामान्य रूप से हार्मोन होते हैं वो हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों के अंदर हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स हार्मोन्स आर फाउंड इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जनरली 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है वृद्धि बढ़ाने वाले, क्लियर, बढ़ाने वाले, क्लियर, और एक होता है वृद्धि रोकने वाले। इनको 2 भागों में क्लासिफाइड कर रखा है। मतलब एक तो ऐसे हार्मोन होंगे जो ग्रोथ प्रमोटर्स होंगे। ग्रोथ प्रमोटर्स मतलब जो वृद्धि को बढ़ाने का काम करेंगे, और दूसरा जो क्लास है उसके अंदर जो हार्मोन आते हैं वो होते हैं वृद्धि को रोकने वाले या ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन्स। क्लियर? तो जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स, वृद्धि बढ़ाने वाले और वृद्धि रोकने वाले। तो वृद्धि बढ़ाने वाले या वृद्धि में जो सहायक होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है ऑक्सिन, इसका ध्यान रखना भैया, ऑक्सिन हार्मोन। क्लियर? दूसरा हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन। क्लियर? तीसरा जो हार्मोन होता है वृद्धि बढ़ाने के लिए वो हार्मोन होता है आपका साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। ये 3 हार्मोन ऐसे हैं जो क्या करते हैं? वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर? दूसरा जो वर्ग है जिसमें कि वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन्स आते हैं, तो वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन्स कौन कौन से? वृद्धि को रोकने वाले भी बोल सकते हो, या फिर पौधे में बुढ़ापा या जीर्णता लाने वाले हार्मोन। मतलब जो पौधे में क्या ले आएंगे? बुढ़ापा या जीर्णता ले आएंगे, जिससे फसल पक जाएगी या फिर पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, फल है, वो पककर गिर जाएंगे, मतलब उनमें बुढ़ापा आ जाएगा। इनके कारण वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे हार्मोन 2 हैं, एक है एथिलीन या एथाइलिन। क्लियर? और दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा है? तो दूसरा हार्मोन होता है ABA। क्लियर? ABA, एब्सिसिक एसिड। क्लियर? तो ये 2 वर्ग सभी को समझ में आ गया। ये क्या है? प्लांट हार्मोन्स। क्या है? प्लांट हार्मोन्स, जो पौधों के अंदर हार्मोन्स होते हैं वो है। क्लियर? इसके अलावा भी पौधों के अंदर कुछ हार्मोन होते हैं जो कुछ विशेष कार्य के लिए होते हैं। कुछ विशेष कार्य के लिए, जैसे एक हार्मोन होता है फ्लोरिजन। क्लियर? फ्लोरिजन हार्मोन। क्लियर? वो फ्लोरिजन हार्मोन जो होता है, इसको ध्यान रखना भैया, फ्लोरिजन हार्मोन। और ये इसका संबंध किससे? इसका संबंध केवल पुष्पन से है। पुष्पन मतलब जो पौधे के अंदर जो फूल निकलते हैं, तो फ्लोरिजन हार्मोन के कारण ही क्या होते हैं? उनमें पुष्पन होता है। और फ्लोरिजन हार्मोन की खोज की थी वो चेलाकियान ने की थी। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? फ्लोरिजन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो वो की थी चेलाकियान। चेलाकियान एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया था? फ्लोरिजन हार्मोन की खोज की थी। और फ्लोरिजन हार्मोन का जो संबंध है वो पुष्पन से होता है, फ्लावरिंग से होता है। क्लियर?
ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको समझ में आ गया कि वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं और वृद्धि रोकने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? तो क्लियर हो गया, ये इधर वाले वृद्धि बढ़ाने वाले हैं, इधर वाले वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन्स होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। क्लियर? गुप्ता जी को भी क्लियर हो गया। फ्लोरिजन हार्मोन पुष्पन से संबंधित है और फ्लोरिजन को खोजा था किसने? चेलाकियान ने खोजा था। क्लियर? अब मैं एक एक हार्मोन के बारे में बताऊंगा। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। पहला चीज तो यही से क्वेश्चन आता है। क्लियर? कौन सा वृद्धि प्रमोटर है, कौन सा वृद्धि इनहिबिटर है, मींस ग्रोथ प्रमोटर्स कौन कौन से हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन यही से आपको पूछा जाता है। क्लियर? अब जब ये आपको क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो आगे हम देखते हैं। आगे अब एक एक हार्मोन को लेकर मैं उसके कुछ विशेष पॉइंट बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनता है। क्लियर? देखो, सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीन के बारे में बताता हूं। पहला हार्मोन कौन सा लेते हैं अपन? ऑक्सीन लेते हैं। क्लियर? यह हार्मोन की बात हुई तो हम हार्मोन के बारे में उसके पूरे परखच्चे उड़ा देंगे, हर चीज बिल्कुल देख लेंगे। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखना कि ऑक्सीन जो होता है, क्लियर, ये पौधे के शीर्ष भाग में बनता है, टिप में बनता है। कहां पर बनता है? टिप। मतलब जैसे ये प्लांट है तो इस प्लांट के सबसे ऊपर यहां बनेगा और ये गति कहां करेगा? नीचे की ओर गति करता है। क्लियर? ये चीज को ध्यान रखना। ऑक्सीन हार्मोन कहां बनता है? पौधे के शीर्ष भाग में बनता है और ये गति करता है नीचे की ओर। क्लियर? ये चीज को ध्यान रखना। इसकी गति हमेशा नीचे की ओर ही होती है, जो प्राकृतिक ऑक्सीन हार्मोन होता है। क्लियर? पेड़ पौधों के अंदर जो ऑक्सीन हार्मोन बनता है, जो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन पौधों के अंदर जो प्राकृतिक ऑक्सीन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरली प्राकृतिक ऑक्सीन। क्लियर? तो प्राकृतिक ऑक्सीन हार्मोन जो है उसका नाम है IAA। क्या है? IAA, या फिर हम इसको हेटेरो ऑक्सीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरो ऑक्सीन। ये कई बार पूछा है भैया, आया ना समझ में, कि पेड़ पौधों के अंदर जो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो ऑक्सीन हार्मोन बनता है वो कौन सा है? तो प्राकृतिक रूप से जो ऑक्सीन हार्मोन बनता है वो है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। क्लियर? और इसको हम हेटेरो ऑक्सीन के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये पूछा है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? दूसरा ये ध्यान रखना कि भैया ये जो ऑक्सीन हार्मोन है इसको खोजा था किसने? तो FW वेंट। FW वेंट नामक एक वैज्ञानिक थे जिनको इसकी खोज का श्रेय जाता है। क्लियर? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीन की खोज किसने की? तो वैसे डार्विन ने भी इस पर काम किया है, लेकिन रियल में अगर देखो तो ऑक्सीन की खोज का जो श्रेय जाता है वो FW वेंट को जाता है। FW वेंट ने सबसे पहले ऑक्सीन की खोज की थी। क्लियर? और पेड़ पौधों के अंदर जो ऑक्सीन पाया जाता है वो कौन सा ऑक्सीन है? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वैसे ऑक्सीन बहुत सारे पढ़ोगे आप। क्लियर? जैसे IBA भी पढ़ोगे, NAA पढ़ोगे, 2,4-D पढ़ोगे, 2,4,5-T पढ़ोगे, बहुत सारे ऑक्सीन हैं। लेकिन वो सब के सब ऑक्सीन जो है वो पेड़ पौधे के अंदर नहीं बनते। वो कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्सीन के जैसा व्यवहार करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उनको पेड़ पौधों के ऊपर डालते हैं। क्लियर? तो वो भी कैसा कार्य करते हैं? ऑक्सीन जैसा ही काम करते हैं। तो उनको कहा जाता है कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीन, मतलब जो कृत्रिम रूप से हमने बनाया है। क्लियर? आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ऑक्सीन हार्मोन्स। ये जो है ये नेचुरल है। पेड़ पौधों के अंदर जो खोजा गया है ऑक्सीन, या पेड़ पौधों के अंदर जो ऑक्सीन हार्मोन होता है वो है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। और कई बार क्या करता है? वो नेचुरल ऑक्सीन हार्मोन का एग्जाम्पल है और आंसर में IAA नहीं देता, उसकी जगह क्या दे देता है? हेटेरो ऑक्सीन। आए ना समझ में? तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर आपने तो IAA पढ़ा है और यहाँ तो हेटेरो ऑक्सीन लिखा हुआ आ गया। आए ना समझ में? तो हेटेरो ऑक्सीन भी उसको कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो IAA हेटेरो ऑक्सीन ये पौधों में पाया जाने वाला प्राकृतिक ऑक्सीन हार्मोन होता है। क्लियर? इसके अलावा हम कई ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं
जो ऑक्सीजन के समान पौधे पर अगर उनको छिड़काव करोगे तो वो भी ऑक्सीजन के समान ही कार्य करेंगे। तो ऐसे रासायनिक पदार्थों को हम कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीजन हार्मोन कहेंगे। ये अंतर है ना समझ में दोनों में। नेचुरली जो पेड़ पौधों के अंदर बनता है वो ऑक्सीजन ये है, और जो कृत्रिम रूप से हमने तैयार किए हैं केमिकल से वो कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं। उनके एग्जाम्पल ध्यान रखना, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, क्लियर, NAA नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, क्लियर, और 2,4-D 2,4,5-T, ऐसे बहुत सारे कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं। तो वो चीज़ अलग है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व, क्लियर, तो ये ध्यान रखना भैया, घोट लेना, जिंक तत्व, क्लियर। ऑक्सीजन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो वो है जिंक। ये कई बार आपको पूछा है, क्लियर। ऑक्सीजन कब बनेगा, जब पौधे में पर्याप्त मात्रा में जिंक तत्व हो। बिना जिंक तत्व की उपस्थिति के ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। आया ना समझ में, क्लियर। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं सब प्रोटीन है। क्या है, सब के सब क्या है, प्रोटीन है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको फिर पूछा जाता है कि ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है इसका ये किससे बनता है, कौन से एमिनो एसिड से बनता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन का जो निर्माण होता है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, ये कई बार पूछा आपको, ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण किस एमिनो एसिड से होता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से होता है। इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। फिर आपको यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ये के शीर्ष प्रभाविता बताता है। क्या बताता है, शीर्ष प्रभाविता, जिसको कहा जाता है एपिकल डोमिनेंसी। एपिकल डोमिनेंसी क्या होता है, तो मैंने आपको जो बताया कि भैया ये शीर्ष में बनता है, और शीर्ष में बनने के कारण जब तक ये शीर्ष में बनता रहेगा, टॉप में एपिकल बड जो शीर्ष कलिका है वहां पर बनता है, और जब तक ये बनता रहेगा तो ये पौधा सीधा बढ़ता रहेगा। इसके आइट साइड की जो शाखाएं हैं वो बहुत कम निकलेगी, मतलब ये इसकी उपस्थिति के कारण पौधा सीधा बढ़ता है। और जैसे ही आपने उसका ऊपर वाला टॉप तोड़ दिया, क्लियर, मतलब उसका शीर्ष तोड़ दिया, तो इसके शीर्ष में ऑक्सीजन का निर्माण होना बंद हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन का निर्माण होना बंद हो जाएगा तो किसका निर्माण शुरू हो जाएगा, तो साइटोकाइनिन का निर्माण होना बढ़ जाएगा, क्लियर। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन एक दूसरे के क्या है, पूरक है, क्लियर। मतलब जब तक ऑक्सीजन बनेगा साइटोकाइनिन हार्मोन कम बनेगा, क्लियर, मतलब पौधा सीधा लंबाई में बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, ऊपर का शीर्ष तोड़ दिया, तो ऊपर का शीर्ष तोड़ने से ऑक्सीजन का निर्माण बंद हो जाएगा, जिससे कि पौधे में साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाएगी और पौधे की पार्श्व कलिकाएं ज्यादा से ज्यादा निकलेगी और पौधा कैसा हो जाएगा, झाड़ी नुमा हो जाएगा। लेकिन जब तक ये शीर्ष रहेगा, इसका टॉप रहेगा, तब तक तो भैया ये अपनी ही डोमिनेंटी बताएगा, मतलब खुद का क्या बताएगा, खुद की डोमिनेंटी बताएगा। मतलब साइड वालों को नहीं निकलने देगा, खुद ही क्या होगा, वो निकलता जाएगा। हाँ, तो अनूप मिश्रा जी धन्यवाद, क्लियर, इस हौसला अफजाई के लिए। जितना मुझे आता है उतना मैं पूरा बताने की कोशिश करता हूँ, क्लियर। तो एपिकल डोमिनेंसी, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो पौधे होते हैं उनमें एपिकल डोमिनेंसी या शीर्ष प्रभाविता किसके कारण होती है, तो शीर्ष प्रभाविता का कारण होता है ऑक्सीजन हार्मोन, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताते जा रहा हूँ, क्लियर। तो शीर्ष प्रभाविता का ध्यान रखना। फिर आपको पता है कि भैया ये कृत्रिम ऑक्सीजन हार्मोन होता है NAA नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, क्लियर। तो ये जो होता है जब हम कटिंग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कटिंग मीन्स जब कलम लगाते हैं, जैसे गुलाब की कलम लगाते हैं, सॉफ्ट वुड कटिंग आपने पढ़ा होगा, क्लियर। फिर अंगूर की कटिंग लगाते हैं, हार्ड वुड कटिंग, क्लियर। सख्त तना कलम विधि अंगूर के लिए उपयोग होती है, गुलाब के लिए कोमल
तना कलम विधि का उपयोग होता है। क्लियर। वैसे गुलाब के अंदर सबसे बेस्ट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वानस्पतिक प्रसारण की सबसे बेस्ट मेथड है वो है टी बडिंग या शील्ड बडिंग। ये क्वेश्चन आपको क्रॉप में अधिकतर पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। और अंगूर में तो आपको मालूम है सख्त तना कलम विधि 1 साल पुरानी जो कलम होती है वो वानस्पतिक प्रसारण के लिए अंगूर में बेस्ट होती है। तो क्या करते हैं, जो गुलाब है या फिर अंगूर है उसको क्या करते हैं, उसके जो कटिंग है उसको नीचे वाला हिस्सा क्या करते हैं, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड मीन्स जो कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीजन हार्मोन है उनमें डुबाकर हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो क्या शुरू हो जाता है, शीघ्र जड़ें निकलने लग जाती है, जड़ें निकलना। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, शीघ्र ही क्या हो जाता है भैया, जड़ें निकलने लग जाती है। क्लियर। तो एक बात ये ध्यान रखना कि भैया जो कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीजन हार्मोन है ये जड़ें शीघ्र निकालने के लिए भी उत्तरदायी होता है, रूट इनिशिएशन। क्लियर, इट इज द नेसेसरी फॉर द रूट इनिशिएशन इन द कटिंग्स। क्लियर, जितनी भी कटिंग्स है उनमें जड़ें निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा आपने अगर देखा होगा तो पार्थेनोकार्पी, इस चीज को ध्यान रखना। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोकार्पी होता है बीज रहित फल का उत्पादन। क्लियर, सीडलेस फ्रूट्स, मतलब बिना बीज के अगर आप फल का उत्पादन कर रहे हो तो इस क्रिया को कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस, और इस क्रिया में जो बिना बीज का फल मिल रहा है उसको कहा जाता है पार्थेनोकार्पी फल। क्लियर, दोनों चीजें होती है। आप अगर फ्लावरिंग स्टेज में क्या करो, अगर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दो तो बिना बीज का फल बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि भैया जो निषेचन होना था वो निषेचन नहीं होगा, और बिना निषेचन के ही फूल का जो अंडाशय है, ओवरी है, वो फूल कर क्या बना देगी, फल बना देगी। और अगर निषेचन नहीं होगा तो बिना निषेचन के तो नेक्स्ट प्रोजेनी का जो लैंगिक पार्ट है वो बनेगा ही नहीं, मतलब बीज बनेगा ही नहीं। आया ना समझ में। तो फल तो बन गया लेकिन उसके अंदर बीज नहीं बनेंगे। तो बिना निषेचन के अगर फल बन रहा है, किससे, ऑक्सीजन हार्मोन के छिड़काव से, तो इस क्रिया को कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया, अनिषेक फलन। लेकिन इस क्रिया में जो बिना बीज का फल बना है उस फल को कहा जाएगा पार्थेनोकार्पी फल, बीज रहित फल। आया ना समझ में। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये पार्थेनोकार्पी फल उत्पादन के लिए भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। क्लियर। तो ये ऑक्सीजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करना है, बिल्कुल बिना बीज के फल उत्पादन करना देखो दोनों वर्ड ध्यान रखना, पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया से ही पार्थेनोकार्पी फल मिलेगा। कभी कभी वो पूछ लेता है अनिषेक जनन और अनिषेक फलन। तो अनिषेक जनन होता है पार्थेनोजेनेसिस, मतलब बिना पोलिनेशन के क्या हो जाएगा, बीज का फल का विकास हो जाएगा, लेकिन फल का विकास हो जाएगा लेकिन उसमें बीज नहीं होंगे। तो जो क्रिया है वो पार्थेनोजेनेसिस है, और उस क्रिया में जो फल आपको मिला है बिना बीज का वो है पार्थेनोकार्पी फल। तो पार्थेनोकार्पी फल उत्पादन के लिए भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो ये इतने मोस्ट टाइम की पॉइंट है, ये ऑक्सीजन के बारे में बिल्कुल आप घोट डालना, ये अलग अलग कंपटीशन में आपको पूछे आते हैं। आया ना समझ में, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये होता है आपका ऑक्सीजन हार्मोन। क्लियर, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर पॉइंट जो है एक क्वेश्चन होता है। क्लियर, और आप जहां तक हो इसको बिल्कुल आपकी नोटबुक में क्या करो, नोट करो, और जैसे ही लेक्चर खत्म हो एक बार इसको वापस रिवाइज कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर। दूसरा जो हार्मोन मैंने आपको बताया था जिसका नाम है जिब्रेलिन। क्लियर, तो जिब्रेलिन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। आया ना समझ में, जिब्रेलिन हार्मोन। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो याबूता और सुमुकी, ये दो वैज्ञानिक थे। क्लियर, कहाँ के, जापान के, याबूता व सुमुकी, ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, जापान के। क्लियर, ये जापान के दो वैज्ञानिकों ने देखा कि भैया धान के अंदर एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है बकानी रोग। किसमें, तो वो होता है धान में। क्लियर, धान में। क्लियर, तो बकानी रोग को देखा इन्होंने। इस रोग में क्या होता है,
तो इस रोग में धान की फसल बिल्कुल एकदम हाइट में ज़्यादा बढ़ती है और पौधे का तना बिल्कुल मुलायम और पीला पड़ जाता है, और जिसके कारण ऊपर जो धान की बाली बनती, ईयर बनती, वो बहुत छोटी बनती है और पौधा कमज़ोर होने के कारण तेज हवा में गिर जाता है। ये एक डिसीज़ है। क्लियर। तो ये डिसीज़ का जब उन्होंने कारण खोजा तो उन्होंने देखा कि भैया इस खेत में एक कवक लगा हुआ है, फंगस, फफूंद। क्लियर। उस कवक को उन्होंने खोजा। उस कवक का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कौन सी कवक है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक। अब आप सब इसको घोटते रहते हो, जिब्रेला फ्यूजिकोराई को, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इसी कवक का एक और दूसरा नाम है वो दे देता है। फिर आप रोते रहते हो जिब्रेला फ्यूजिकोराई, तो आप साल भर घोटते हो कि हाँ इसके अंदर याबूता और सुजुकी ने भैया खोज लिया। किसको? जिब्रेलिन को। वैसे तो जिब्रेलिन 50 प्रकार के, लेकिन सबसे मोस्ट टाइम पे जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जो जिब्रेलिन है वो है GA3। इस जिब्रेलिन को GA से बताते हैं। GA 1 2 3 4 5 ऐसे 50 तक होते हैं। इसमें से GA3 वाला जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब आपको पता नहीं होगा भैया कि ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई, तो आपने फटाफट लिख दिया, मोहित पाटीदार जी भी लिख दिए, हाँ, अक्षय सोलंकी जी भी लिख दिए। क्लियर। हाँ, बकानी डिसीज मीन्स फुलिस सीडलिंग। क्लियर। क्या, कौन सी डिसीज बोलते हैं इसको? फुलिस सीडलिंग। मतलब इसमें पौधा बहुत पतला रहता है और हाइट बहुत पकड़ लेता है। क्लियर। तो याबूता और सुजुकी ने देखा कि भैया ये बकानी रोग धान के अंदर होता है, फुलिस सीडलिंग डिसीज होती है। इस डिसीज का कारण खोजा तो कारण उनको मिला भैया एक जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक एक फंगस है या फफूंद है धान में लगी हुई, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। तो अब देखो, कभी कभी इसका दूसरा नाम दे देता है। आपको पता है? अगर पता है तो आप चैट सेक्शन में लिखो कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई का दूसरा नाम क्या है। आजकल वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई का नाम देता ही नहीं है। क्लियर। ये तो पुराना हो गया है भैया। क्लियर। ये क्वेश्चन पुराना हो गया है। अब इसको जो है नया फॉर्म में वो पूछता है, नया नाम देता है, फॉर्मिस। ये है इसका नया नाम, इससे पूछता है भैया। आया ना समझ में? जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक, या फिर अगर ये नहीं देता तो आजकल जो क्वेश्चन देता है ना कि जिब्रेलिन की खोज किस कवक में की थी, तो जिब्रेलिन की खोज की थी फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्मिस नामक कवक के अंदर जिब्रेलिन की खोज की थी। क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखना भैया। अब इसके अंदर इन्होंने, ये तो कवक है, अब इस कवक के अंदर इन्होंने वो पदार्थ को खोजा, उस कार्बनिक यौगिक को खोजा जिसके कारण ये फुलिस सीडलिंग डिसीज या बकानी रोग धान के अंदर हो रहा है। ये कवक तो लगी, लेकिन कवक के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके कारण ये बकानी डिसीज धान के अंदर है। तो फिर इसको खोजा, तो इसका कारण खोजा, तो कारण क्या मिला? तो इसका कारण मिला इसके अंदर एक यौगिक था, उस यौगिक का नाम है जिब्रेलिन। क्लियर। और इस जिब्रेलिन को ही इन्होंने खोजा और जिब्रेलिन नाम दिया। क्लियर। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। क्लियर। और जितने भी जिब्रेलिन होते हैं, सभी जिब्रेलिन, जितने भी जिब्रेलिन होते हैं सबके सब टर्पिन्स होते हैं। टर्पिन्स एक कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी है। तो ये ध्यान रखना, सभी जिब्रेलिन जितने भी मैंने आपको बोला है ना कि 50 प्रकार के होते हैं, तो वो सब के सब क्या होते हैं? तो सभी जिब्रेलिन टर्पिन्स होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, जितने भी जिब्रेलिन हैं सबके सब टर्पिन श्रेणी के सदस्य होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये जिब्रेलिन के बारे में पूछा आता है। अब जिब्रेलिन का जो मेन वर्क होता है, मुख्य कार्य होता है। क्लियर। वो मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये ध्यान रखना भैया, जिब्रेलिन का मुख्य कार्य होता है, इसको मिटा दूं, आपको आ गया समझ में इतना? चलो इसको मैं हटा देता हूं। अब जिब्रेलिन के कार्य ध्यान रखना, इसके कार्य ज्यादा करके पूछे आते हैं। अच्छा, ऑक्सीन का मैं ये कार्य छूट गया है मेरे से, वो आप ध्यान रखना। ऑक्सीन हार्मोन जो है वो सुषुप्ता अवस्था को बढ़ाता है, जो निंद्रा अवस्था या डोरमेंसी है उसको बढ़ाता है। और यही कारण है कि हम
जो कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीन हार्मोन है, जो मैलिक हाइड्राजाइड है, मैलिक हाइड्राजाइड जिसको हम क्या बोलते हैं MH, ये क्या है, ये संश्लेषित ऑक्सीन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन है, कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीन हार्मोन है। मैं वहाँ छूट गया था, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। चलो इसके कार्य जो बताऊँगा तो उसी में आ जाएगा आपका मैलिक हाइड्राजाइड। देखो यहाँ पर अगर देखो तो जिब्रेलिन के कार्य अगर देखोगे तो जिब्रेलिन का मुख्य कार्य होता है पौधे की लंबाई को बढ़ाना। क्या कार्य है जिब्रेलिन का मुख्य कार्य, तो पौधे की लंबाई बढ़ाना। क्लियर आया ना समझ में, मतलब आनुवंशिक रूप से या जेनेटिकली अगर कोई पौधा अगर ड्वार्फ है या बोना है, उसके ऊपर आप अगर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दोगे तो जो इंटरनोड होती है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर मीन्स दो गठानों के बीच वाला हिस्सा जिसको हम पेयर बोलते हैं उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जैसे गन्ने में देखा होगा आपने, आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। तो पौधे की लंबाई बढ़ाना मतलब आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली अगर कोई आप जैसे गेहूं की कोई ड्वार्फ वैरायटी आपने अगर लगा दी, बोनी वैरायटी, उसके ऊपर भी अगर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दोगे तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। तो पौधे की लंबाई बढ़ाना। दूसरा इसका जो कार्य होता है वो होता है सुषुप्ता अवस्था को तोड़ना। क्लियर, सुषुप्ता अवस्था या निंद्रावस्था, इसको तो भैया बिल्कुल घोट लेना, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डोरमेंसी। क्लियर, क्या बोलते हैं, डोरमेंसी, ब्रेकिंग द डोरमेंसी। मतलब ये क्वेश्चन आपको इतना पूछा है जिसका जवाब नहीं है। क्लियर आया ना समझ में। कैसे, आपको सीधा पूछता है आनुवंशिक रूप से बोने पौधों की या बीज की सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन सबसे अच्छा है। तो डोरमेंसी मतलब आपने देखा है भैया कि कई ऐसे बीज हैं जिनका कुछ समय तक वो क्या होते हैं, फसल पकने के बाद सीधा अगर उस बीज को वो लगा दोगे तो नहीं उगेगा, कुछ समय के लिए वो डोरमेंट पीरियड में होता है। या फिर जैसे आलू या प्याज के जो भंडार गृह होते हैं, स्टोरेज रूम होते हैं, वहाँ क्या करते हैं हम, कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीन हार्मोन जो है मैलिक हाइड्राजाइड MH, इसका छिड़काव करके क्या करते हैं, प्याज और आलू और आपका जो लहसुन है इसके बोरों को रख दिया जाता है। इससे अगर आप उपचारित कर लोगे, ये क्या है, तो ये कृत्रिम संश्लेषित क्या है, ऑक्सीन है। ये मेरे से छूट गया था, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। क्लियर, तो ऑक्सीन हार्मोन सुषुप्तावस्था को बढ़ाता है। कैसे, अगर जो आलू प्याज और लहसुन के भंडार गृह हैं उसमें आप क्या करोगे, ये ऑक्सीन हार्मोन का छिड़काव करके अगर उन बोरों को क्या करोगे, आप कोल्ड स्टोरेज में भर दोगे तो लगभग 3 साल तक उनमें कोई भी स्प्राउटिंग या जर्मिनेशन नहीं होगा, किसी प्रकार का उनका अंकुरण नहीं होगा। आया ना समझ में। तो ये तो क्या करता है, अंकुरण को रोकता है, मतलब डोरमेंसी को बढ़ाता है, कौन, ऑक्सीन। लेकिन जिब्रेलिन जो है ये जस्ट उल्टा है, ये क्या करता है, तो ये आपका सुषुप्तावस्था जो होती है, डोरमेंसी पीरियड होता है, उसको तोड़ता है। अब मान लो आपने जिब्रेलिन से उपचारित करके आलू को रख दिया, वो डोरमेंट है, अब उसको आपको उगाना है खेत में, तो आप वापस क्या करो, जिब्रेलिन से उपचारित करके उसको खेत में लगा दो। डोरमेंसी टूट गई, उसकी नींद खुल गई, अब वो क्या होगा, वो आसानी से क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में बहुत पूछा है कि सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए कौन से हार्मोन से उपचारित करते हैं, तो वो है जिब्रेलिन। आया ना समझ में, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। साथ ही साथ जो पार्थेनोकार्पी हमने ऑक्सीन में पढ़े थे, तो पार्थेनोकार्पी जो फल होते हैं, बीज रहित फल, उन जिब्रेलिन के छिड़काव से भी हमें पार्थेनोकार्पी फल मिल जाएंगे। आया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो जो बाई एनुअल क्रॉप होती है उसको क्या करता है, एनुअल क्रॉप में चेंज कर देता है। मतलब अगर किसी द्विवर्षीय फसल पर अगर आप जिब्रेलिन का छिड़काव करोगे तो वो क्या करेगी, वो 1 वर्षीय फसल में बदल जाएगी, मतलब पहले ही साल उसमें फूल और फल आ जाएंगे। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, ये द्विवर्षीय फसल को 1 वर्षीय फसल में बदलने के 2 उपाय हैं, ये चीज को ध्यान रखना। एक तो जिब्रेलिन के छिड़काव से आप जो द्विवर्षीय क्रॉप है
बाई एनुअल क्रॉप है उसको आप एनुअल क्रॉप में चेंज कर सकते हो। क्लियर। दूसरा एक होता है वर्नेलाइजेशन, जिसको बसंतीकरण कहा जाता है। बसंतीकरण मतलब शीत उपचार। शीत उपचार में क्या करते हैं, अगर किसी द्विवर्षीय फसल जो होती है, उस द्विवर्षीय फसल के बीजों को क्या करते हैं हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर 2-3 दिन के लिए रख देंगे और उसके बाद उन बीजों को क्या करेंगे हम लगा देंगे। तो उसमें क्या होगा कि जल्दी ही क्या होता है, जो पुष्पन हार्मोन होता है वो पहले ही साल उसमें स्त्रावित होने लग जाता है। कौन सा, वर्नेलिन हार्मोन। और वर्नेलिन हार्मोन स्त्रावित होगा तो पुष्पन के लिए जो मुख्य उत्तरदायी हार्मोन है फ्लोरिजन, वो भी स्त्रावित होगा। क्लियर। और स्त्रावित होने से पहले ही साल में उसमें फूल भी निकल आएंगे। है ना समझ में। तो 2 चीजें हैं जो द्विवर्षीय फसल को एक वर्षीय फसल में बदलने का काम करते हैं। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आप ध्यान रखना, द्विवर्षीय फसल को एक वर्षीय फसल में बदलना। क्लियर। ये भी इसका काम होता है। तो ये क्या है, ये जिब्रेलिन के मेन वर्क है, मुख्य काम होते हैं। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मैंने 2 हार्मोन आपको पढ़ाया। क्लियर। एक कौन सा था, एक कौन सा आपका था, ऑक्सिन था, और दूसरा आपका क्या था, वो जिब्रेलिन था। क्लियर। तो ये 2 हार्मोन मैं पढ़ा चुका हूँ। अब समय भी हो गया है, आप लोगों को भी नींद आ रही होगी, उबासी आ रही होगी कि चलने दे कंटिन्यूअस क्लास। बताओ भैया। कई लोग तो फटाफट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कि हाँ टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, चलो रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। आपके खिलखिलाते चेहरे यूं ही रोज देखने के लिए मिलेंगे।